जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने टनल वर्कर्स पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग में 6 श्रमिकों के साथ ही एक डॉक्टर की जान चली गई। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ ने ली है। वहीं दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट की गुत्थी 2 दिन के बाद भी अब तक सुलझी नहीं है। ये धमाका आखिर कैसे हुआ, किस चीज से किया गया, किसने किया? देश की तमाम जांच एजेंसियां कई एंगल से इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की करें तो यहां फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। इधर देश की राजधानी दिल्ली का दम घुट रहा है। पिछले 24 घंटे में AQI लगातार बढ़ रहा है। यमुना जहरीले झाग तले दबी जा रही है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाई जा रही है तो दिल्ली सरकार प्रदूषण का ठीकरा यूपी और हरियाणा पर फोड़ने में जुटी है। उत्तराखंड के चमोली में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के फरमान के बाद सियासत गर्माती जा रही है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। तो खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन बात सबसे पहले दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ के स्कूल में हुए ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। पुणे से सीआरपीएफ की स्पेशल टीम जांच के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जांच शुरू की जा चुकी है। पुणे की सीआरपीएफ की इंस्टीट्यूट ऑफ आईईडी मैनेजमेंट के बम टेक्नीशियन एक्सपर्ट पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बम को पॉलिथीन में रखकर लगभग आधे से 1 फीट गहरे गड्ढे में नीचे दबाकर प्लांट किया गया था। किसी को कोई शक ना हो इसलिए बम को प्लांट करने के बाद कूड़े से गड्ढे को ढक दिया गया। स्कूल में कल सुबह ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद एनआईए से लेकर एनएसजी तक इसकी जांच में जुट गई। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह ब्लास्ट किसने किया और ब्लास्ट का मकसद क्या था। कल पूरे दिन इस मामले की जांच चलती रही। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर के मुताबिक मौके से जो सफेद पाउडर बरामद हुआ है वो विस्फोटक ही था। ये धमाका इतना जोरदार था कि धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल हो गया। ये देखिए तस्वीर, कितना बड़ा गहरा गड्ढा हो चुका है। आज इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दूसरा दिन है। दिल्ली धमाके पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को एक लेटर पोस्ट किया है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी है। आपको बता दें कल इसी टेलीग्राम चैनल में ब्लास्ट का वीडियो डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि अभी टेलीग्राम की तरफ से दिल्ली पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला। वहीं पुलिस की जांच में भी अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ब्लास्ट की जांच हो रही है। ऑन स्पॉट इस वक्त पुणे से आई हुई इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है। जांच में अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक ब्लास्ट के लिए कम तीव्रता वाले आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। टाइमर या रिमोट के जरिए विस्फोट को अंजाम दिए जाने का शक है। ब्लास्ट वाली जगह से सफेद पाउडर, पेंसिल सेल और कटे हुए तार बरामद किए गए हैं। एनएसजी कमांडो ने रोबोट के जरिए सफेद पाउडर को इकट्ठा किया। अब इसे जांच के लिए लैब भेज दिया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह सफेद पाउडर अमोनियम नाइट्रेट और क्लोराइड का मिश्रण हो सकता है। और अमोनियम नाइट्रेट और क्लोराइड ही क्यों, आपको बता दें ये दोनों विस्फोटक पदार्थ हैं और इनके मिश्रण से विस्फोट किया जा सकता है। ये तस्वीर आप देखिए उस वक्त की तस्वीर जहां पर यह ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट वहीं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये दीवार के पास तकरीबन 1 फीट गहरे गड्ढे को खोदकर यहां पर बम प्लांट किया गया और किसी को कोई शक ना हो इसलिए इसे कूड़े से ढक दिया गया था। जैसे ये ब्लास्ट हुआ इसका इंपैक्ट कितना था वो इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। जो कैमरा है वो भी मूव कर गया है। आसपास में जो लोग मौजूद थे, जो उस वक्त सो रहे थे, उनकी नींद भी खुल गई। सवाल यह है कि आखिर रविवार की सुबह स्कूल में ब्लास्ट करने का मकसद क्या था? ऐसे तो नहीं कि ये एक ट्रायल था और इसके बाद फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि रविवार के दिन तो स्कूल बंद रहता है। वक्त सुबह का चुना गया जब भीड़ भाड़ नहीं रहती। रविवार का चुना गया जब सड़कों पर अमूमन आप देखें कि वर्किंग डेज यानी मंडे टू फ्राइडे से थोड़ा सा ज्यादा सन्नाटा रविवार के दिन दिखाई देता है।
इस पैटर्न को देखकर एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ब्लास्ट का मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि एक मैसेज देना था। शुरुआती जांच यही इशारा कर रही है कि ब्लास्ट अपनी ताकत दिखाने के लिए किया गया। इस ब्लास्ट के लिए सीआरपीएफ के स्कूल को चुना गया। इससे भी यही लग रहा है कि साजिश रचने वालों का मकसद डैमेज से ज्यादा सुरक्षा बलों को संदेश देना था। अब ये दो तस्वीरें आप देखें, जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ सुबह के वक्त, तब की तस्वीर और ब्लास्ट के बाद की वहां की स्थिति क्या है। दीवार में अच्छा खासा डैमेज दिखाई दे रहा है। इंटेंसिटी अगर इस ब्लास्ट की और ज्यादा होती तो दीवार पूरी तरह से डैमेज भी हो सकती थी। जमीन के नीचे चूंकि आईडी दबाकर फिर यह ब्लास्ट किया गया, इसलिए इंटरनल इंपैक्ट जमीन के अंदर ज्यादा हुआ होगा और बाहर की तरफ कम। हमारे सहयोगी अभय पाराशर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जिस वक्त ये टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचे उस वक्त भी अभय वहीं पर मौजूद रहे। अभय, हमने देखी आपकी रिपोर्ट जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पर रिपोर्ट अपनी तैयार कर रही थी, क्या जानकारी साझा की है टीम ने? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। स्पॉट की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। हम आपको बता दें कि पुणे से स्पेशली बम टेक्नीशियन जो हैं, जो पता लगा सकते हैं कि किस तीव्रता का ये बम था, किस तरीके से इसे तैयार किया गया था और किस तरीके से इसे सीआरपीएफ की ये जो पीछे आप दीवार देख रहे हैं, इसके नीचे जो आपको गड्ढा नजर आएगा, यहां पर एक पॉलिथीन में रख के गड्ढे के अंदर इस बम को प्लांट किया गया था और बाद में मिट्टी ढक के ऊपर से कूड़ा रख दिया गया था ताकि किसी की नजर ना पड़े। जब ये ब्लास्ट हुआ, क्योंकि जमीन के अंदर था, हालांकि इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा तेज थी, काफी तीव्र था, और जिसे हम क्रूड बम कह रहे थे मीनाक्षी, क्रूड बम के अलावा क्रूड बम के साथ ही इसे आईडी ब्लास्ट भी कहा जा सकता है। आईडी इसके अंदर इस्तेमाल की गई थी, लेकिन ज्यादा नुकसान ना हो इसीलिए इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट और कुछ केमिकल्स मौजूद थे। छोटे वायर जो है, वायर के टुकड़े और पेंसिल सेल भी यहां से बरामद हुए हैं। जब कोई बड़ा विस्फोट करना होता है जिसमें जानमाल का नुकसान हो, उसके अंदर और बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, जिसमें कीलें होती हैं, जिसमें विस्फोटक की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें वो मात्रा कम थी, लेकिन इंपैक्ट इसका इतना तेज था कि नीचे वहां पर ब्लास्ट होता है। जो बाकायदा एक पुणे से टीम आई है, उन्होंने प्रॉपर जांच की कि कितनी गहराई में इस बम को रखा गया था, लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि यहां पर उसका ब्लास्ट हुआ। लेकिन जब उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी, सामने की तरफ ये बिल्कुल वाइड रोड है मीनाक्षी, और ये पूरी मार्केट है, तमाम बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, रोहिणी, प्रशांत विहार का ये एक काफी पॉश इलाका है। सारी दुकानों के शीशे टूट गए, कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी वो यहां पर टूट गई, जिसके बाद तमाम जांच एजेंसी को यहां पर बुलाया गया। मीनाक्षी, इसके साथ ही हम आपको बता दें, एफआईआर कॉपी के अलावा हमारे पास वो ऑडियो भी मौजूद है जो हमने अभी भेजा है, वो भी आप दर्शकों को दिखाएंगे। ऑडियो के अंदर जो कॉलर है, कॉलर अपने घर पर सो रहा था, जो कि सीआरपीएफ की जो स्कूल है इसके पीछे उसका घर है। कॉलर ने पीसीआर को कॉल करके ये बताया कि वो अपने घर पे सो रहा था। सुबह का वक्त था, 7:47 की ये पीसीआर कॉल है। तकरीबन 7:15 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसने पीसीआर में कॉल की और कॉल रिकॉर्डिंग में जो सुनाई दे रहा है वो कह रहा है कि बहुत तेज धमाका हुआ है। उससे पूछा जाता है किस तरीके का धमाका है, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन बहुत तेज धुआं निकला है, काफी तीव्र धमाका है, यानी कि इसकी गूंज इस पूरे इलाके के कई किलोमीटर तक गई थी। इस तरीके की इसकी इंटेंसिटी थी। फिलहाल सीआरपीएफ की एक स्पेशल जो बम टेक्नीशियन टीम है जो पुणे से आई है, न केवल वो जांच करी है, दूसरी तरफ आप देखेंगे सीआरपीएफ के इस स्कूल के, क्योंकि मीनाक्षी ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा है कि सड़क के बिल्कुल किनारे स्कूल की दीवार पर इस तरीके का बम प्लांट करना, इसका मकसद ये लग रहा है कि ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं बल्कि जांच एजेंसी को कोई मैसेज देना था। उसके बाद रात को हमें जानकारी मिली कि पाकिस्तान से हैंडल होने वाले कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसमें खालिस्तानी के बारे में बातचीत लिखी हुई है कि अगर आप खालिस्तानियों को इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से टारगेट करेगी विदेश में, तो हम भी इस तरीके का रिएक्शन दे सकते हैं। इस तरह की बात एक टेलीग्राम चैनल पे लिखी गई। उसके बाद उस टेलीग्राम चैनल की जो बात थी जिसमें धमाके की फुटेज थी, जो सीसीटीवी फुटेज थी, उसको कुछ और पाकिस्तानी से चलाए जाने वाले टेलीग्राम चैनल्स पर शेयर किया गया और उसमें खालिस्तान की बात है। और अभी जो आपने बड़ी जानकारी दी है, इंडिया टीवी के पास इस धमाके की पहली कॉल का ऑडियो मौजूद है। आप सबसे पहले सुनिए क्या जानकारी दी गई थी, उस ऑडियो कॉल में क्या है। नमस्कार, हेलो। हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी प्रशांत विहार। कौन सा स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने
और जल्दी सीआरपी स्कूल के पास सर किस चीज का धमाका हुआ है? मन ने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई बिलासपुर तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी प्रशांत विहार। कौन सी स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने। और जल्दी सीआरपी स्कूल के पास सर किस चीज का धमाका हुआ है? मन ने के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई बिलासपुर तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। बड़े जागरूक रहवासी हैं और इसलिए उन्होंने जैसी धमाके की आवाज सुनी इन्होंने फौरन इत्तला करना जरूरी समझा। और इससे तो यही समझ में आ रहा है अभय, जिस तरीके का ये ब्लास्ट है, जिस तरह से प्लान करके ये ब्लास्ट किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो कोई रिहर्सल की गई है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले, या ये एक चेतावनी थी। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये चेतावनी थी। जो मैं आपको बात बता रहा था, जिस तरीके से कॉलर ने कहा, पीसीआर कॉल में सीआरपीएफ स्कूल बहुत बड़े एरिया में है और इसके पीछे की तरफ जो आपको घर दिखाई दे रहे होंगे वहां पर ये कॉलर रहते हैं, वहां तक इसका इंपैक्ट था। या तो इसके अंदर अगर कोई खालिस्तानी एंगल है, दूसरी बात सीआरपीएफ के स्कूल में जहां पर सीआरपीएफ ऑफिशियल्स के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर इस तरीके का बम धमाका करना, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो नक्सली एरियाओं के अंदर एक्शन लेती है, नक्सलियों को पकड़ती है, उन पर एक्शन लेती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी सीआरपीएफ की तैनाती है। तो क्या इस तरीके का कोई एंगल इसके अंदर है, इसको लेकर भी तमाम जांच एजेंसियां जिसमें एनएसजी, आईबी और तमाम हमारी जांच एजेंसी जो है वो जांच कर रही हैं। स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अभी तक यह भी पता लग रहा है मीनाक्षी कि बेशक जान माल के नुकसान की प्लानिंग ना हो, लेकिन आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखा होगा, उस सीसीटीवी फुटेज में जैसे ही ब्लास्ट होता है उससे मात्र कुछ सेकंड पहले यहां पर ब्लास्ट होता है और यहीं सामने से बाइक पर एक शख्स निकलता है। अगर वहां पर सुबह भीड़ ज्यादा होती या वो बाइक वाला इसकी चपेट में आ जाता तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि एक दो मौत इसके अंदर भी हो सकती थी। लेकिन हमलावर की मंशा रविवार का दिन चुनना, सुबह 7 बज के तकरीबन 15 से 16 या 15 से 20 मिनट का वक्त चुनना जिस वक्त भीड़ कम होती है, इसका मतलब यही है कि बड़ा धमाका वो नहीं करना चाहता था, लेकिन जांच एजेंसियों को वो एक मैसेज देना चाहता था। और यही वजह है कि इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आपको नजर आ रही होगी, ये लोग यहां पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि भारत सरकार इस हमले को बहुत ज्यादा सीरियस मानकर चल रही है और मैसेज चाहिए कौन है इसके पीछे, इस बात की तो जानकारी मिलनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया अभय आपका पूरी जानकारी के लिए। अब बात जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते ही बड़ा आतंकी हमला हो गया है। आतंकियों ने सीएम उमर अब्दुल्ला के चुनावी क्षेत्र गांदरबल को निशाना बनाया। गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले में डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 घायल हुए हैं। आतंकियों के हमले पर प्रवासी थे। आतंकी हमले के बाद आईजी कश्मीर बीके वर्दी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में घायलों का हालचाल लिया। गांदरबल में ये टेरर अटैक सोनमर्ग इलाके के गगनगीर में हुआ। सभी मजदूर केंद्र सरकार की तरफ से चल रहे वेडमोड़ सुरंग निर्माण प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले की गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ती है। रात करीब 8:30 बजे मजदूर काम करने के बाद खाना खाने मेस में पहुंचे थे और इसी दौरान आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। इस गोलीबारी में 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, शायद यही आतंकियों को रास नहीं आ रहा। आतंकी बाहर से वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने वाले निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर अटैक में जिन 7 लोगों की जान गई है, उनमें से 3 बिहार के रहने वाले हैं, वहीं एक शख्स पंजाब का है, जबकि 2 जम्मू कश्मीर के हैं। इस टेरर अटैक में जिन 7 बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी पहचान बडगाम के रहने वाले डॉक्टर शहनवाज अहमद, कठुआ के शशि अब्रोल
और पंजाब के गुरमीत सिंह के तौर पर हुई है। इसके अलावा अनिल शुक्ला, फहीम नजीर, मोहम्मद हनीफ और कलीम हैं। ये सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हमने ब्लर कर दी हैं। जाहिर है हम आपके सामने खून खराबे की कोई भी तस्वीर नहीं रखना चाहते, लेकिन आतंकियों की मंशा क्या है इससे आप समझें। ना तो वो विकास चाहते हैं और ना ही वो शांति चाहते हैं, ना ही कश्मीरियों को वो जिंदा रहने देना चाहते हैं, और ना ही जो गैर कश्मीरी हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, ना वो उन्हें पसंद करते हैं। वहीं दिल्ली में जहरीली हवा का कहर अब कैसे तेज हो गया है, बात इसकी भी हो जाए। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स का मीटर खतरनाक लेवल को पार कर गया है। इस वक्त अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में बैठे हैं और अगर आपके घर में कोई एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है तो उसे ऑन करने का समय आ चुका है। आप देखिए, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI का लेवल 300 के पार चला गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, धुंध की चादर बिछी हुई है, लेकिन इस जहरीले अटैक पर एक्शन की बजाय सियासत हावी है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकारों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन वो भूल गए कि एक और राज्य पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है। वहां पर भी पराली जलाई जाती है, वहां पर क्यों नहीं वो कोई एक्शन लेने की बात कहते। बहरहाल मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जा रही है और दोनों राज्यों से गंदा पानी भी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली की ये स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने पंजाब में पराली जलाने पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन पंजाब से पराली जलाने का वीडियो भी तो आ रहा है, उसे कैसे छुपाएंगी। बीजेपी अटैकिंग मोड में है, आतिशी सरकार को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहरा रही है। नायब सिंह सैनी ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने यमुना एक्शन प्लान के तहत 6000 करोड़ की मदद दी, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत शून्य के बराबर है। दिल्ली में सरकारी पैसे से शीश महल बनाए गए हैं। दिल्ली में AQI का खतरनाक लेवल है, पार हो चुका है, ये 300 के पार जा पहुंचा है। और केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि उससे सटे हुए NCR की स्थिति भी इससे कुछ बहुत अलग नहीं है। दिल्ली की लेकिन बात कर ले, जहां पर 12 इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त रेड जोन में तब्दील हो चुके हैं। आप देखें, साफ आसमान दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत लंबे वक्त के बाद दिल्ली में ये स्थिति आई है। जहरीली हवा में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। आनंद विहार से लेकर बवाना तक, मयूर विहार से लेकर बुराड़ी तक सभी एरिया में AQI का मीटर 300 के डेंजर लेवल को पार कर चुका है। आज हालत और गंभीर होने के आसार हैं। अगले 72 घंटे में AQI का लेवल और बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही है। वजीरपुर में देखें, 354 पहुंच चुका है, बुराड़ी में 352, रोहिणी में 344, आरकेपुरम में 343, जहांगीरपुरी में 345 तो आनंद विहार में 367। सबसे ज्यादा हवा आनंद विहार की खराब हुई है। दिल्ली में यमुना नदी की अगर बात करें तो पानी भी पोल्यूटेड हो गया है, जहरीला झाग निकल रहा है। छठ पर्व नजदीक है और उससे पहले यमुना नदी का ये प्रदूषण छठ पर्व करने वाली व्रती महिलाओं के लिए पहले ही सिरदर्द बन गया है। इसे लेकर भी संग्राम तेज है। यमुना में जहरीला झाग लगातार बहता जा रहा है। दिल्ली तेरी सालों साल यही कहानी, न शुद्ध हवा न शुद्ध पानी। दिल्ली की जनता के लिए ये दो बड़ी समस्याएं अब आम हो गई है, लेकिन आज इसकी चर्चा इसलिए भी है कि दिल्ली और NCR के मौसम में जरा सी नमी होने के साथ ही वायु प्रदूषण का लेवल तो बढ़ गया, तो वहीं यमुना नदी का जहरीला पानी भी झाग के रूप में सामने आने लगा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कालिंदी कुंज डैम के पास किस तरीके से पानी में झाग ऊपर तैर रहा है। साफ तौर पे इसको कहा जा सकता है कि यमुना का प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है कि पानी जहरीला हो गया है। इस पानी में नहाने से बचना चाहिए, इस तरह की सलाह लोगों को दी जा रही है। लेकिन ये तस्वीर भी हर साल देखने को मिलती है कि जिस तरीके से दशहरा खत्म होने के बाद जब लोग दिवाली और छठ पर्व की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही यमुना का पानी गंदा सामने आने लगता है, झाग दिखने लगता है इस समय। और इसको लेकर सियासत भी खूब होती है, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी की बात करें,
करें, चाहे बीजेपी की बात करें, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए यह एक मुद्दा है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए यह बड़ी समस्या है जिससे निजात नहीं मिल पा रही।